सबसे लंबा टर्म कल पूरा हुआ। 8,990 दिन जो है कल उन्होंने पूरा किया, 91 दिन कल उन्होंने पूरा किया। आज 8,992 दिन उनके प्रति और इस देश के लोकप्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में, और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं सभापति महोदय कि 2020-21 के बाद से, कोरोना आने के बाद से जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई और अभी मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से लगातार जो है टैरिफ वार चल रहा है, अमेरिका का कहीं न कहीं प्रभाव हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, युद्ध का प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी इस देश को बचाने में, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और दुनिया को एक रास्ता दिखाने के लिए जो काम वित्त मंत्री जी ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो बधाई के पात्र है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की हमेशा समस्या रहती है, उनको ये नहीं लगता कि 1947 से लेकर 2014 तक लगभग उन्होंने ही 5-6 साल को छोड़ दीजिए तो इस देश पर शासन किया। और इसलिए एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल कर गए कि इस देश को यूनाइट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना के समय विपक्ष के भी योगदान को सराहा कि आपने और हमने मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर जिस तरह से एक यूनाइटेड फेस बनाया, उसके कारण आज देश अस्थिर है, देश आगे बढ़ रहा है, आपका योगदान है। लेकिन देखिए किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये मैं लेकर आया हूं, आईएमएफ की रिपोर्ट है 2025, आईएमएफ की रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम की बात करेंगे, कभी रघुराम राजन की बात करेंगे कि जीडीपी जो है आप इन्फ्लेट कर रहे हो। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है और आईएमएफ की रिपोर्ट में पढ़ देना चाहता हूं सभापति महोदय कि यूनाइटेड स्टेट का जो जीडीपी है वो $30.62 ट्रिलियन है और उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2%। चाइना जो है उसकी इकोनॉमी 19.4 ट्रिलियन है और उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8%। और जर्मनी का 5 ट्रिलियन है, उसका जीडीपी ग्रोथ 0.2% है। और भारत जो अब चौथी अर्थव्यवस्था है, इसकी इकोनॉमी 4.53 ट्रिलियन है और इसका जीडीपी ग्रोथ 6.6%। आप दुनिया को झुठला रहे हो, आईएमएफ को झुठला रहे हो, वर्ल्ड बैंक को झुठला रहे हो। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट क्या जाता है दुनिया के बाजार में, दुनिया के आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, यूएस में, यूके में या अन्य देशों के साथ जिनके साथ हमारा व्यापार है, उनके सामने क्या जाता है कि भारत में तो विपक्ष का एक नेता उठकर बोला कि इनका डाटा ही फोर्स्ड है जी, इनका डाटा ही फोर्स्ड है। डाटा तो आपका फोर्स था। कभी आपने देखा कि 2008-9 में जिस तरह के हालात आपने पैदा किए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का सदस्य रहा सभापति महोदय, 2010 में इनका जीडीपी ग्रोथ 2.3%, 2011 में 3.2%, 2012 में 2.7%, 2013 में 3.4%। और जब इनको लगा कि इकोनॉमी की ये हालत रही तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अटल जी छोड़कर गए थे तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी 9% पर बढ़ रही थी। जब 2004 में अटल जी छोड़कर गए तो इन्होंने जो है जीडीपी का जो मापदंड था उस मापदंड को पलटकर किसी तरह उसको 5% कर पाए 2014-15 के। आप अपनी तरह ही लोगों को समझते हो। इसी तरह से हम चौथी अर्थव्यवस्था बने और 2027 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का टारगेट है कि हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, क्या इसी तरह के फोर्स डाटे से बन पाएगा? कभी तो शर्म करिए। आज जो है पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मैं इस सदन के माध्यम से, चूंकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं और मैं फाइनेंस बिल पर ही आऊंगा, मैं चर्चा करना चाहता हूं सर
कि आप जो है आपने इस देश की इकोनॉमी को किस आधार पर छोड़ा और माननीय वित्त मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने किस तरह से आगे किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, 2011-12 के बाद बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आपने जो है दुनिया भर में चुनाव जीतने के लिए, पूरे राज्य में चुनाव जीतने के लिए यह कहा कि हम पेट्रोल, क्योंकि लेफ्ट का बहुत असर था आपके ऊपर, कि हम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड स्टार्ट किया, ऑयल बॉन्ड, जिसका कि कंपनसेशन हमको 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद। कल मैंने अखबार पढ़ा कि 12 साल के बाद भारत सरकार में मोदी जी के भरोसे आप कर्जा बढ़ा के दर्जा जो है आपने बढ़ा दिया, कर्जा लेके दर्जा बढ़ा दिया। गोल्ड बॉन्ड जो है आपने 50,000 करोड़ का जो है गोल्ड बॉन्ड हमारे भरोसे डाल दिया, प्राइवेट पार्टी को गोल्ड बॉन्ड दे दिया, उसको इंटरेस्ट आपने 8% से देके 10% दे दिया। क्या आप कर रहे हो? आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं सर कि दुनिया क्या हो रहा है। यूएस अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी मानता है और हमने भी जो जीडीपी बढ़ा वो बढ़ा। इस मिडिल ईस्ट के वार के बाद, ईरान के वार के बाद अमेरिका में गैस और डीजल के प्राइस जो है वो 20% बढ़े। कंबोडिया में, एशियन कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, 68% बढ़े हैं। वियतनाम में 50% बढ़े हैं। सिंगापुर जो कि एशिया का सबसे बढ़िया इकोनॉमी माना जाता है, 16% बढ़े हैं। दुबई जो वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी माना जाता था सर, वहां 23% बढ़ा है। पाकिस्तान में तो 4 दिन का छुट्टी हो गई, 4 दिन का काम होता है, 3 दिन छुट्टी हो गई सर। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और वहां जो है 30% बढ़ा है। और यदि हमने नहीं बढ़ाया तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिए नहीं बढ़ाया? मोदी जी जो है चुनाव के लिए काम करते हैं। हमने यदि आम जनता को राहत दी है, यदि हमने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हमने गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हम पूरी दुनिया से, जैसे कहा कि पहले 27 देशों से हम सोर्स करते थे पेट्रोल डीजल और गैस को, आज हम 41 देशों से सोर्स कर रहे हैं और जहां भी सस्ता मिलेगा वहां हम जाएंगे और वहां हम आम जनता को जो है सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल ये करेंगे। उसको बढ़ाई करने के बदले आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। आपको इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बजट की जो मुख्य बातें हैं सर, फाइनेंस बिल की, क्योंकि आज मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना चाहता, आज मैं केवल और केवल वित्त विधेयक पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहला जो आम जनता के लिए ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके सद्भाव के लिए है सर। सबसे पहले जो है, जब भी चुनाव का समय आता था या जब भी हम पार्लियामेंट में जीत कर आते थे तो आम जनता को लगता था कि हमारा टैक्स का जो पर्सनल टैक्स का एग्जम्पशन है वो 4 लाख हो जाएगा कि 5 लाख हो जाएगा कि 6 लाख हो जाएगा कि 7 लाख हो जाएगा। पिछले साल, और मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्री निर्मला सीतारामन जी ही इस तरह का काम कर सकती थी। अनएक्सपेक्टेडली, किसी को कुछ नहीं पता था, 12 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन हमने किया और उसको अभी हमने फिर से कंटिन्यू। हम रोज यहां चर्चा करते रहते हैं सर, इस टैक्स फाइनेंस बिल में रोज चर्चा करते हैं कि हम जो है, और गडकरी जी बराबर बोलते रहते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लाखों लोग जो है प्रत्येक साल मारे जाते हैं। यहां चर्चा करके उसकी छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन जो हमारी सेंसिटिव गवर्नमेंट है उसने इस बार किया क्या सर, 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन करके कहा कि जिनको भी कंपनसेशन इंश्योरेंस का मिलता है उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ये आम लोगों के लिए नहीं है। कौन मरते हैं? स्कूटर वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, पैदल चलने वाले, पटरी पर सोने वाले, यही लोग तो मरते हैं ना सर। उसके लिए कौन काम कर सकता है? इसके लिए कभी आपने, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम आम गांव गरीब की चिंता करते हैं, इसीलिए काम किया हमने सर। दूसरा सवाल यह है कि अब कई एक लोगों को एक सिस्टम हो गया है सर कि बाहर रहना है। कई एक लोग रोजगार के लिए गए, कई एक लोग जो है टैक्स बचाने के लिए गए, किसी कारण से गए, लेकिन उनके आधा परिवार बाहर है सर, आधा परिवार अंदर है। कई एक संपत्तियों में जो है उनका अधिकार है। मैं आपको बताऊं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके लिए इस फाइनेंस बिल में हम बहुत बड़ी राहत लेकर आए हैं। जो विदेशों में इतने बाहर के लोग रहते हैं और जो हमको रेमिटेंस भेजते हैं, उनके लिए इससे बड़ा काम जो है माननीय वित्त मंत्री नहीं कर सकते थे। इसके लिए ये बधाई की पात्र है। इसके बाद
लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आ गए सर। खूब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है, राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन है, 4 गुना देते हैं। सारे उद्योग धंधे किस तरह से चल रहे हैं वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता सर। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो छोटे लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, उनका जो जमीन जाता था और उसका जो कंपनसेशन मिलता था, उस कंपनसेशन में सर वो उनको टैक्स देना पड़ता था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार जो है जो राइट ऑफ फेयर, जिसका कि मतलब जमीन जाएगा, जिनका जमीन एक्वायर किया जाएगा, उसमें से जो है टैक्स उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। इससे बड़ा बात गरीबों के लिए, क्योंकि ये भारत में सर 92% लोग जो है वो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, इससे ज्यादा जमीन नहीं है सर। 92% जो किसानों की बात करते हैं, उन किसानों के लिए मैं कह सकता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलकर गए कि ये किसानों के लिए समर्पित सरकार है। यदि फर्टिलाइजर का दाम 3000 है पूरे दुनिया में, तो हम 300 रुपया में बोरी देते हैं। उतना ही नहीं, यदि उनका जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें भी भारत सरकार ने टैक्स जो है खत्म करने का प्रावधान किया। इसके लिए बधाई के पात्र है। इसके बाद सर जो बाहर लोग रहते हैं सर, कई एक लोग विद्यार्थी के तौर पर जाते हैं, कई एक लोग काम करते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1986-87 में माननीय राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन हो सकता है कि अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए उनको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ा खराब एक्ट लेकर आ गए, यदि इससे होगा तो अपने दोस्तों को जो है समस्या हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा सर कि 86-87 में लागू किया हुआ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017-18 तक, जब तक कि हमारी सरकार नहीं आई सर, 30 साल तक उसका कोई कानून नहीं बना। पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ऐसा कभी आपने सुना था सर कि कोई एक्ट पास हो जाए और वो एक्ट लागू नहीं हो? हमारी सरकार आई, उसने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में कुछ संशोधन के साथ उसको लागू किया। इसके बावजूद भी हमने एक रास्ता दिया कि आप जो है जितने फॉरेन के एसेट हैं, जितने बाहर आप पैसा यहां से लेके गए हो, आप उसको डिस्क्लोज करो। उसमें कई एक लोगों ने डिस्क्लोज किए, कई एक लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए। किसी का पनामा पेपर में आया, किसी का पंडारा पेपर में नाम आया, उसका तो केस अलग से चल रहा है सर, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इस बजट में जो छोटे लोग जिनका 1 करोड़ से नीचे, यदि मान लीजिए कि कोई फॉरेन एसेट है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उसको भी एक एमनेस्टी स्कीम में जो लोग हैं उनको कोई टैक्स वाले परेशान नहीं करें। आपको अभी भी मौका हम दे रहे हैं, आप आइए, डिस्क्लोज करिए, इसको ले जाइए। क्या इसके लिए आप बधाई का पात्र नहीं बनाएंगे? क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हमारी सरकार है। यदि आप टैक्स जो है चोरी करके देश के बाहर जाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि कोई छोटे लोग हैं, उन छोटे लोगों के लिए ये बड़ा काम इन्होंने किया सर। इसके बाद सर जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब क्या है कि विकसित भारत 2047 बनना है। हम ये कह रहे हैं कि 2047 में हम पहले या दूसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे, क्योंकि जर्मनी तो 5 ट्रिलियन पर है, हम 4.53 पर हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 में हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है, जो अभी लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है, और उसके बाद अमेरिका जो है 30 ट्रिलियन के आसपास है। हम एक टारगेट बनाए हुए हैं कि 2047 में हम लगभग 40 से 50 ट्रिलियन तक पहुंचे, नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में पहुंचे। इसमें जो मेक इन इंडिया का एक नारा है कि हम यहां के प्रोडक्शन बनाएंगे, यहां के लोगों को रोजगार देंगे, यहां का डेवलपमेंट करेंगे, उसमें जो विदेश के लोग आएंगे या अपने लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, उनका मुकाबला एशिया में किससे है सर? चाइना जो है, चाइना में हम सुनते हैं कि बड़ी R&D हो रही है, बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं। वैसे चाइना से भी माननीय वित्त मंत्री जी कई एक चीजें खींच कर लेकर आ गई हैं, जैसे कि मोटर के प्रोडक्शन। अब FTA जो हमने साइन किया है सर, उसमें मोटर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। हम यहाँ मोबाइल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? चाइना में टैक्स है या नहीं है, दुनिया में कोई नहीं जानता सर। सिंगापुर जो एक देश है, वहां टैक्स मुश्किल से 15 से 16%, 17% है। दुबई जो है, कई एक जगह टैक्स है, इनकम टैक्स है, कई एक जगह कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स नहीं भी है, मतलब 7-8% के आसपास है। यदि अपने को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा?
कि जो बिजनेसमैन है उनको एक ऐसा साधन दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सरकार हमने देखी सर 2011 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, कि वोडाफोन एसआर का जो है टैक्स का रिटर्न का बात आने लगा, तो इसी पार्लियामेंट में, चूंकि उस पार्लियामेंट का मैं सदस्य था सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आ गए। पूरी दुनिया में कहीं भी पीछे से टैक्स नहीं लगता है सर। इसीलिए कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर को यह पता होता है कि हम जो काम करने वाले हैं या अपना पैसा लगाने वाले हैं उसमें क्या टैक्स मिलेगा। इन्होंने जो है 2011 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आ गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में 2G हो गया, 3G हो गया, कोलगेट हो गया, इतने इतने स्कैम हो गए। उसके बाद इस तरह का जो गब्बर सिंह टैक्स आ गया सर, इस टैक्स ने ऐसी हालत कर दी कि बाहर के लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करने से मना कर दिए। जब हमारी सरकार आई तो माननीय मोदी जी ने एक आश्वासन दिया कि हम जो आज आपको टैक्स दे रहे हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा, जो भी टैक्स होगा वो प्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा। और कॉर्पोरेट के लिए आपको ध्यान हो कि 2016-17 का यदि बजट आप ध्यान देंगे तो हमने जो है कॉर्पोरेट टैक्स को जो है 27-28% पर ला दिया, क्योंकि हमको कंपीट एशियन कंट्री से करना है और उसमें आगे बढ़ाना है। इसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स में सर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो दूसरे देश के लोग हमारे यहां इन्वेस्ट आएंगे, इसका जो है डेट और जो लिमिटेशन है, ये दोनों हमने बदला। और इसके कारण विकसित भारत 2047 में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को है बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया। और इसमें तीसरी जो है सेफ हार्बर टैक्स और चौथा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये दोनों चीजों के ऊपर जो है ये पूरे के पूरे फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने है टैक्स को बहुत राहत दी है सर। इसके बाद एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जिसको कि टैक्स घटाया है सर, 18% था उसको 14% लेके आए। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये था सर कि कई एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको कि माननीय राजीव गांधी जी टाइट करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये पैसा कमा रहा है, कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देश में पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। तो 87 में ये जानने का सवाल है, मतलब इतिहास समझिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कब आया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मिनिमम इतना टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का सीधा सीधा छोटा सा मतलब है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सर 1987 में इसी पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद सारे कॉरपोरेट के साथ जो है इनकी बातचीत हो गई, और वो जब तक कि 89 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे सर, वो केवल जिसको कहते हैं ना कि वो दिखा दिया आपको शेर खाएगा बकरी का, उसी तरह से कांग्रेस दिखाती रही और जितना चंदा है वो चंदा लेती रही सर। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लागू ही नहीं हुआ। और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जब बाद में लागू हुआ, उसका ये हुआ जब माननीय अटल जी आए, तो अटल जी ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि चाइना कैसे डेवलप हो। चाइना को डेवलप करने के लिए या यूएस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें हुई, तो 3 चीजें थी सर कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाया और डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट बना। 3 चीजें जो है कंपनियां बनती हैं, डीटीए, ईओयू और एसीजेड सर। एसीजेड जब खूब फुल फ्लेज्ड बढ़ने लगा 2004 तक, उसके बाद हमारी सरकार हट गई सर। एसीजेड पर विशेष तौर पर माननीय चिदम्बरम जी ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगा दिया। इसके कारण आप समझिए कि पूरा का पूरा जो एसीजेड का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और इस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के कारण हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पर रेशनलाइजेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इतने वर्षों के बाद माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आई हैं, इसके लिए क्या हम बधाई नहीं देंगे? क्या 2047 विकसित भारत बनाने के लिए यदि हम कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनियां जब तक नहीं आएंगी, जब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम रोजगार कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे होगा? आज सारे सांसद जो है सीएसआर के बारे में चर्चा करते रहे सर। सीएसआर कांग्रेस लेकर नहीं आई 2013 में, सीएसआर हमारी कमेटी लेकर आई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा थे, मैं उसका मेंबर था। शिव कुमार उदासी हमारे दोस्त यहाँ नहीं है, भरतरी महताब साहब थे। हम लोगों ने, गुरदास दासगुप्ता सीपीआई के थे सर, वो अब नहीं है। हम चारों ने जो है मिलकर एक प्रेशर बनाया कि सीएसआर, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं, कोयला हमारे यहाँ से आप ले जाते हो, पावर प्लांट हमारे यहाँ से
दूसरे जगह बनता है और हम केवल जो है धूल और मिट्टी खाते हैं। हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा? सीएसआर का पूरा पॉलिसी जो है वो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई सर, किसी सरकार को कुछ नहीं जाता है। और उस सीएसआर की पॉलिसी को कितना बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट करना है वो हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है और वो बधाई के पात्र है। और उसके लिए जो है सर ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सीएसआर, इन सबों के लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद सर इस बार जिस दिन बजट आया उस दिन क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो प्राइस धड़ाम से गिरने लगा। कई एक लोगों को लगा कि बजट अच्छा है, बजट खराब है। मैं बाहर निकला सर और मैंने कहा कि कुछ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा रैशनल जो है जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है क्या सर? शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, किसका पैसा है, किसका नहीं पैसा है, किसी तरह का जो है आप समझिए कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं। हमारी सरकार का एक बड़ा विषय है जो लगातार वित्त मंत्री जी कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि लोगों को जेल नहीं जाना पड़े। और जेल नहीं जाना पड़े तो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनको, या जो इकोनॉमिक चोरी करना चाहते हैं उनको हम सही रास्ते पर लेकर जाए। तो ये इस बार क्या है कि इस बार में कैपिटल गेन्स, जो बायबैक टैक्स है और जो एसटीटी है, उसको जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाया, जिससे कि शेयर मार्केट में जो गरीबों का पैसा, जो लगातार गरीब, कभी शेयर मार्केट बढ़ गया तो बढ़ गया, उसमें बेचारे पैसा लगाए और नीचे चले जाते हैं, धड़ाम से चले जाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एसटीटी टैक्स लगाया है। इसके कारण शेयर मार्केट में उस दिन ऊपर नीचे हुआ और बाद में आपको ध्यान हो कि दूसरे दिन जब लोगों को समझ में आया, आम इन्वेस्टर को, कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी जी की सरकार ये लेकर आई है, तो ये आपको पता है कि शेयर मार्केट बढ़ गया। इसके लिए इस फाइनेंस बिल में जो लेकर आए हैं उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है वो वाहवाही की पात्र है सर। इसके बाद जो एक नया सिस्टम आया है सर, वो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। बाढ़ है चैरिटेबल ट्रस्ट का, स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में, हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें जो वायलेशन है सर, उस वायलेशन को देखने के लिए हमारी सरकार जब से आई 2000, इस पर एक जब सरकार थी यूपीए की, तो सीएजी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो मैक्सिमम बड़े कॉरपोरेट हैं किस तरह से चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी के कारण कई एक कॉरपोरेट, ऐसे बड़े कॉरपोरेट थे सर जिन्होंने कि आरबीआई का रूल्स वायलेट करके 4000 5000 करोड़, कोई येल यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, और जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन लेंगे, उसके लिए सीट रिजर्व करने की बात थी। ऐसे ही जो है लाइजनिंग चल रहा था। हमारी सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2016-17 के बाद धीरे धीरे जो है एक अच्छा परिवर्तन किया, बड़ा कानून लाया, और उसको कैसे हम और स्ट्रीमलाइन करेंगे, इस फाइनेंस बिल में जो है वो वित्त मंत्री जो है उसको लेकर आई है। इसके बाद जो अमेंडमेंट है सर, वो टीडीएस का है। टीडीएस क्या है कि जब से टीडीएस लागू हुआ और जब से माननीय वित्त मंत्री जी टीडीएस कर रही है, अच्छे कर रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे एक टीडीएस जो है करंट रेट 5% का था तेंदुपत्ता पर, उसको 2% पर लेकर आई। हम बिल लेकर आए, हम ये सोचते हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, उनको रोजगार दें, या जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जो तेंदुपत्ता जिसे कि बीड़ी बनती है वो जब लेकर आते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम पैसा दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से दें, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं। इस कारण से जो है उन आदिवासियों को राहत देने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए हम जो है उस तेंदुपत्ता के इसको 2% पर लेकर आए। अभी जो एक नया बिजनेस है सर स्क्रैप का, कोई भी चीज होगा हम स्क्रैप बेच रहे हैं, बाढ़ आ गई है, उसका कोई कंट्रोल सिस्टम जो है धीरे धीरे माननीय वित्त मंत्री जी को लगा, तो स्क्रैप पर जो करंट रेट 1% था उसको हमने 2% पर बढ़ाया सर। इसके अलावा आपको पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन पर गए, हम कमर्शियल माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, ये सब का जो एक बड़ा है, और मैं जिस राज्य से आता हूं सर,
उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि ये जो रॉयल्टी सेस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छोड़ दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में, अभी तो उड़ीसा में लागू नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन झारखंड में यह लागू कर दिया। तो झारखंड में लागू करने से क्या होगा कि जो अभी जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में अपने को दिखाई दिया कि अल्टीमेटली कोयला जो है वही बचाव का साधन। यदि पावर, जैसे अभी गर्मी का दिन है और यूएस ने और चाइना ने दोनों ने जो है जो एनवायरमेंट के जो विषय थे उसको जो है जो जीरो एमिशन का जो 2070 का टारगेट था, आपको पता है कि ट्रंप साहब ने आकर उसको सबसे पहले कह दिया कि ये केवल यूरोपियन कुछ कंट्रीज का जो है ये धता है और ये अपने को कमजोर करता है। उसमें मैं आपको बताऊं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस टैक्स के कारण सबसे ज्यादा यदि कहीं नुकसान होगा तो हमारे यहां होगा, क्योंकि 450 रुपया पर टन उन्होंने टैक्स लगा दिया है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरा जो हो रहा है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहूंगा, दूसरी जो बातें हो रही हैं कि मान लीजिए कि आप व्हाइट में जो है प्रॉपर ढंग से टैक्स देकर एक ट्रक ले जाओ और 3 ट्रक जो है आप चोरी करके ले जाओ। ये जो मामला है, इसमें जो आप लेकर आ रहे हैं, ये टीसीएस का जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि 1% को 2% से बढ़ाया है, इसके साथ साथ मेरा आपसे आग्रह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने को एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए, जिसके कारण कि झारखंड जैसा राज्य जहां की 40% माइंस और मिनरल्स है इस देश का, वो उसका जो है राहत हो पाए और हम लोगों को बचा पाए। नहीं तो केवल और केवल माफियागिरी, ये कांग्रेस जहां भी शासन करने के लिए जाती है सर, केवल माफियागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, उसको हम किस तरह से रोक पाएंगे। मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर, इसमें फिर जो पेनल्टी प्रोविजन है, मतलब समाधान से समस्या से समाधान तक, विश्वास से विवाद तक, इसमें बहुत बड़ा काम किया है भारत सरकार। भारत सरकार ने वर्षों में, और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से लिया। आपको आश्चर्य होगा सर, सीएजी की कितनी रिपोर्ट आएगी, 5,000 का केस है, 10,000 का केस है, 20,000 का केस है, वो केस 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है। 5,000 रुपया लेने के लिए भारत सरकार कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया वकीलों के पीछे खर्चा कर चुकी है। 20 साल 25 साल से केस चल रहा है, वकीलों को कोई मतलब नहीं है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद जो है आपको जो समस्या है उसका समाधान कर लीजिए, जो विवाद है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे कस्टम एक्साइज का हो। उसी में पेनल्टी प्रोविजन को भी नॉर्मलाइज करने के लिए इनकम टैक्स में इस बार फाइनेंस बिल में जो है एक्ट में CITA IT80 में जो है एक बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार लेकर आई है सर। प्रोसिक्यूशन का जो रेशनलाइजेशन है, जो प्रोसीडिंग्स होता है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन, मैंने जैसे आपको कहा कि भारत सरकार एक बड़े अच्छे दिमाग के साथ चल रही है कि यदि अपने को विकास करना है तो निश्चित तौर पर अपने को जेल से मुक्ति देके इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है उनको इकोनॉमिक पेनल्टी लगाएगी, जिसके कारण कि भारत के किटी में पैसा आ जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि सभी भाग जा रहे हैं सर। उस कारण से एक बड़ा काम जो है ये रेशनलाइजेशन का जो है आया है। इसके बाद मैं जीएसटी के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का दोबारा आभार करना चाहता हूं कि जीएसटी जिस लिए बनी थी, जीएसटी को 2 टैक्स रेट में लाना, और इसके लिए जो एक नया बात हुआ सर, कई एक लोगों को लगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ उनको पता था कि यदि हम टैक्स कम करेंगे, आम लोगों के जीवन में यदि हम सुख और सुविधा लाएंगे, तो भारत का जो आम आवाज है, जो गांव गरीब और किसान के लोग हैं, वो देश के किटी में पैसा देंगे। और आज 15% हमने कंसेशन दिया टोटल जो है जीएसटी में, और आपको आश्चर्य होगा कि 8% जीएसटी का टैक्स बढ़ा है। 8% जीएसटी का टैक्स बढ़ा है सर। इससे बड़ा काम जो है भारत की जनता नहीं कर सकती थी, और इससे जनता
मतलब इससे बड़ा काम जो है भारत सरकार नहीं कर सकती थी। जीएसटी रिफंड का सवाल हो, इनकम टैक्स रिफंड का सवाल हो, वो इतना आसानी से स्मूथ होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब पैसा हमने दिया और कब पैसा वापस आ गया। नहीं तो पहले के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ये होता था सर कि जब 31 मार्च पूरा होने लगता था तो सारे कॉर्पोरेट को बुलाकर कहते थे कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, क्योंकि उनको बजट में बताना होता था कि हमने इस साल टैक्स कलेक्ट किया और उसके ऊपर फिर बाद में सर टैक्स रिटर्न करने के लिए साल 2 साल तो लगाते ही थे। साल 2 साल लगाने में कोई समस्या नहीं थी सर, उसको 6%, 7%, 8% टैक्स जो है जोड़ कर देते थे। ये काम जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया और इसमें भी एक बड़ा काम हो गया। इसके बाद सर कि ईज ऑफ लिविंग में पर्सनल इंपोर्ट्स जो था, जो बैगेज रूल था सर, बैगेज रूल कब का बना? जब हम आप विदेश जाते हैं सर, उसमें से कस्टम वाले तंग करते हैं कि आप इतने का ला सकते हो, इतने का नहीं ला सकते हो। ये बैगेज रूल मुझे लगता है कि आज से 15-17 साल पहले का जो है बैगेज रूल बना हुआ था। अब ज़्यादा लोग जो है उनको पैसा हो गया, ज़्यादा लोग विदेश जाने चाहते हैं, तो उन्होंने जो है एक बैगेज रूल 2026 इसमें चेंज किया सर। इसमें ऑटोमेटिक गुड रजिस्ट्रेशन का जो है एक बड़ा काम किया। क्रिटिकल मिनरल, मैं बस 2-4-5 मिनट में ख़त्म करूँगा स्पीकर महोदय। कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो उद्योग धंधे के लिए जो सामान आएंगे उसमें बिजनेसमैन को हम क्या फ़ायदा दें, क्योंकि इसके पहले जो है इनका जो है टैक्स रिबेट का एक बड़ा काम चलता था सर। मैं आपको बताऊं, प्रत्येक साल एक बड़ा कागज आता था जिसमें यह होता था कि इस साल भारत सरकार ने कितना टैक्स रिबेट दिया। और कोई ऐसा साल है, कॉर्पोरेट की बात करते हैं सर, कांग्रेस ने कोई ऐसा साल नहीं था 2004 से लेकर 2014 तक कि जब बड़े बिजनेसमैन को 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का टैक्स रिबेट नहीं दिया सर। हमने जो है उसको पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया। और आज जो है यदि हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं तो जो साधारण लोग, जो गांव गरीब के लोग हैं, जो मकान खरीद रहे हैं, उनको टैक्स रिबेट दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो इनकम टैक्स छोटा पे करते हैं, उनको हम टैक्स दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और कंज्यूमर में जो है ड्यूटी फ्री, इसमें कई एक माइक्रोवेव ओवन और डिपन लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया सर। ITA 1 इन्होंने 96-97 में साइन कर लिया। इनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना बढ़ रहा है सर। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स थे, चाहे वो सॉफ्टवेयर थे चाहे हार्डवेयर थे, सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई सर। ITA 2 माननीय मोदी जी ने 2015 से रोक रखा है। हमने साइन नहीं किया है कि हमने ये कहा है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और हम किसी देश के आगे नहीं झुकेंगे। और इसके लिए आज हम बड़ा काम कर पा रहे हैं सर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं और जिस तरह से PLI स्कीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक में चल रहा है, जिस तरह से वित्त मंत्री पैसा दे रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि आपदामापतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य अस्तम भवति बंधने। ये हमारा वेद कहता है सर। आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद करा रही है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। आज हमारी इकोनॉमी 7% के GDP ग्रोथ से बढ़ रही है। इसमें माननीय वित्त मंत्री जी का बड़ा योगदान है। हम सभी इस फाइनेंस बिल को पास करें, देश को मजबूत करें, वित्त मंत्री के हाथ को मजबूत करें और जो 2047 भारत का सपना है, विकसित भारत का, उसको जो है हम लागू करें। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी।